जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जल्दी से उन लोगों तक पहुंचा दीजिए भैया जो अभी तक सोए हुए हैं। उन लोगों तक जगाइए, पहुंचाकर वीडियो को जगाइए उनको भाई कि अब शुरू हो चुका है भाई, जाग जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ, पेपर पेन लेकर बैठ जाओ जल्दी से। देखिए दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 69 है, 69 है। हम लोग 68 सेट कर चुके हैं दोस्तों। और 68 सेट करने के बाद आप खुद अपने आप को जांच परख पा रहे होंगे कि आपका तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है, क्या चीज़ अभी आपका कमज़ोर है, क्या छूट रहा है, क्या सही से समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ से दोस्तों आज इस कहानी शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 69 से। बात क्लियर है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं लास्ट में आपको एक प्रश्न देता हूं जिसका जवाब देना होता है आप सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि दोस्तों कल का सवाल हमने दिया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर भी बताया है। और दोस्तों अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताइएगा। इसमें 20 प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। 20 प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्न बना पाते हैं, ये भी बात आप लोग हमें जरूर बताइएगा। बस सर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं पूरा उम्मीद दिलाता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं आप सभी को कि अगर आपके पेपर में गणित के क्वेश्चन छूट गए तो ये मानिएगा दोस्तों कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। और वो कमी आपकी नहीं, वो मेरी कमी रह गई है। तो मेरे दोस्तों बस आपको कंटिन्यू जो है बनाए रखना है। डेली प्रैक्टिस हमारा आता रहता है, हम कराते रहते हैं यहाँ पर शाम को 4 बजे से, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए सर, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो इसका आप लोग आंसर बताएंगे। जो लोग नहीं लगाए हैं आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें कहा गया है कि 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अगर आपको ब्याज की वार्षिक दर बताना है, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है, तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आपको 1 साल का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पता होना चाहिए। अगर 1 साल का मूलधन मिश्रधन का अनुपात पता है तो आप आसानी से ब्याज का दर निकाल पाएंगे, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ मूलधन और मिश्रधन अमाउंट, ठीक है। मूलधन कितना है सर? तो मूलधन यहाँ पर 8,000 है। यहाँ से देख लीजिए मूलधन क्या है, तो मूलधन यहाँ पर 8,000 है। मिश्रधन क्या हो जाएगा सर? ब्याज यहाँ पर 1,261 रुपये ब्याज है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो 8,000 में जब आप 1,261 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 9,261 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 9,261 हो जाएगा। ये मिश्रधन। बात क्लियर है। इसका निकाल देना है आपको अनुपात। क्या निकाल देंगे सर? इसका आप अनुपात निकाल देंगे, ठीक है भाई, इसका आप अनुपात निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको कितने वर्ष की बात किया गया यहाँ पर? 3 वर्ष का। तो यहाँ पर आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे। 3 साल है तो क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, बोलिए। इसका आप क्यूब रूट निकाल देंगे। तो यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों, ये 8,000 का क्यूब रूट निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा। और 9,261 किसका होता है सर? 21 का क्यूब होता है, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे, यहाँ पर गौर से समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर मूलधन था 20, हो गया कितना? 1 साल में 21। तो कितने का ब्याज मिला है सर? 1 रुपये ब्याज मिल गए हैं। किस पर? मूलधन पर। गुणे 100, गुणे 100। यहाँ से आप रेट निकाल पाएंगे। तो 20 से काटेंगे, 20 5 100, तो 5% का यहाँ पर ब्याज का क्या है? दर है। ब्याज की दर कितना है सर? 5% वार्षिक ब्याज की दर है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोगों ने इसका आंसर क्या बताया है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है, ये कल का सवाल था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर कभी भी रेट निकालना चक्रवृद्धि ब्याज का तो इस प्रकार से आपको निकाल देने हैं। बात क्लियर। चलिए अब हम यहां से शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन के साथ। चलिए सबसे पहला काम दोस्त आपका ये है कि सवाल को आप पढ़ेंगे, बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे। पहले समझिए, सवाल का अर्थ समझिए, उसके बाद आंसर बताने का प्रयास करिए। चलिए सवाल में कहा गया है दोस्तों, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट के साथ कुछ खिलौने खरीदे हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपया था। यदि उसने कुल 450 रुपये की बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे हैं? उसने कितने खिलौने खरीदे हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से, कितने खिलौने उन्होंने खरीदा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उसने कितने खिलौने खरीदे हैं। खिलौनों की संख्या बताना है तो गौर से समझेंगे। एक खिलौने का जो दाम है, मूल्य है 50 रुपया है, तो इस पे 10% का छूट दिया जा रहा है। तो जो छूट होगा वह है किसके बराबर हो जाएगा? जो छूट होगा दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे हम लोग कितना रुपए का छूट मिल रहा है। जो छूट होगा उससे आप भाग कर देंगे। यहाँ पर टोटल छूट में जो बचत है, जो छूट होगा वही बचत है, तो आप उस बचत से यहाँ पर 450 में भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने खिलौने यहाँ पर खरीदे गए हैं। बात क्लियर। जैसे देखिए 50 खिलौने यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, 50 रुपए का एक खिलौने हैं, 10% का छूट है, तो यहाँ पर कितना छूट दिया जा रहा है? 10/100 का छूट है। ठीक है, तो यहाँ से छूट क्या हो जाएगा? तो छूट दोस्त यहाँ से 5 रुपये का हो जाएगा। तो ये जो छूट है यही क्या है? बचत है। ये जो छूट है दोस्तों यही क्या है? बचत। अब हर एक खिलौने पर 5 रुपये का बचत है। इसने टोटल बचत कितना कर लिया है? 450 रुपये का। तो 450 में भाग कर देंगे यहाँ से 5 से, तो ये पता चल जाएगा कि उसने कितने खिलौने खरीद रखे हैं। ठीक, तो 5 9 45, यानी टोटल यहाँ पर 90 खिलौने यहाँ पर दोस्तों खरीदे गए हैं। तो खिलौने की संख्या क्या है दोस्तों? 90। बात क्लियर है कि नहीं है, एक बार बताएंगे। सभी लोग बताएंगे दोस्तों। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते मेरे भाई, लाइक जरूर करिए सर। ठीक है भाई, इतना मेहनत करते हैं तो आप लाइक जरूर किया करिए। चलिए, तो इसका 90 खिलौने यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। और अगला सवाल यहाँ पर है आपके सामने, इसको पढ़ेंगे भाई, इसको पढ़ेंगे सर और आंसर बताइए क्या होगा। एक साइकिल चालक एवं एक जागर एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। यदि जागर साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 हिस्सा साइकिल चालक द्वारा लिए गए समय से 2 गुने समय में तय करता है, तो जागर की चाल और साइकिल के चाल की चाल का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जागर है और यहाँ पर साइकिल चालक है। गौर से समझिएगा, आपके प्रश्न में बोला गया है सर, यहाँ पर एक साइकिल चालक और एक जागर एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। यदि जागर साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 हिस्सा, 1/3 का मतलब 1/3, भाई ये जो जागर है वो साइकिल चालक का 1/3 हिस्सा तय करता है। मतलब अगर अगर दोस्त यहाँ पर साइकिल चालक 3 हिस्सा दूरी तय करता है तो उसमें से एक हिस्सा दूरी तय करता है कौन? जागर। बात क्लियर है, जागर तय करता है। अब समय की बात किया जाए तो देखिए आगे कहा गया है कि इसमें साइकिल चालक द्वारा लिए गए समय के 2 गुने समय में तय करता है। साइकिल चालक का जो समय अगर 1 है, ठीक है, अगर समय 1 लेता है तो ये 2 गुना समय लेता है। समय क्या लेता है? 2 गुना लेता है। यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया सर, ये तो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया,
और ये क्या है, टाइम है, टाइम निकल गया यहाँ से। आपसे पूछा गया है चाल का अनुपात बताइए दोनों के। चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बटे समय से। तो आप दोनों के क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे, यहाँ पर दोनों का भाग कर देंगे, यहाँ से अनुपात निकाल देंगे। बात क्लियर है, यहाँ पर अनुपात निकाल देंगे, अनुपात ही पूछा गया है। तो 2 का गुना 3 में हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी एक संबंधी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक संबंधी यहाँ से दोस्तों 6 आ जाएगा, एक संबंधी यहाँ पर दोस्त 6 आ जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों, बता देंगे एक बार। बोलिए सर ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल सा प्रश्न है, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, करेंगे इसको। इस सवाल को लगाइए दोस्तों। एक महिला 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ निकटतम पूर्णांक के सन्निकट क्या है। देखिए सन्निकट बताना है भाई। वो जो महिला है वो खरीदती है कितने में, तो सीपी उसका क्या हो जाएगा, 950 रुपये हो जाएंगे, 950 रुपये उसका सीपी हो जाएगा, ठीक है। बेचती कितने में सर, इसका एसपी निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं 1150 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। बात क्लियर। अब दोनों का आप अनुपात निकाल देंगे, जो कटने वाला है काट के छोटा कर देंगे। जैसे यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 19 5 95 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे, 19 का सामान कितना में बिका है, 23 में बिका है, तो कितने का फायदा, 19 4 23, 4 का फायदा हुआ किस पर, 19 पर, गुणे 100। क्या कर देना है, गुणे 100 कर देना है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 बटे 19 बटे 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, बचेगा क्या, 38 दू 40 हो जाएगा यहाँ पर 20, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 एकम 19, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 10, फिर 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 100। तो यहाँ पर निकटतम मान पूछा गया है दोस्तों, तो निकटतम वो भी अपूर्णांक में पूछा गया है, तो यहाँ पर 21% इसका आंसर आएगा। पूर्णांक में पूछा गया है 21% आएगा दोस्तों, यही राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है, बता दीजिए एक बार। निकटतम मान पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर 21% निकटतम मान इसका आएगा। बात क्लियर, समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग कमेंट में आप लोग 1 टाइप कर देंगे जिनको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है सर तो आप लोग 1 टाइप कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट में संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर दीजिएगा, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, पढ़ेंगे सवाल को ध्यान से। इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सर, इसमें क्या कहा गया है। इस सवाल में बोला गया है सर कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 7.5% छूट और प्रति वस्तु 10 रुपये का कैशबैक यानी नगद वापसी प्रदान करता है। वह अभी भी प्रति वस्तु 5 रुपये अर्जित करता है। यदि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। प्रत्येक वस्तु का दोस्तों आपको बताना है क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा यहाँ पर सर, यहाँ पर आपको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और थोड़ा सा इसमें माइंड लगाने की बात है, दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से बना पाइएगा। यहाँ पर अगर हम अंकित मूल्य की बात करते हैं तो सर अंकित मूल्य तो 100 रुपये है, और इस 100 रुपये पर छूट कितने का है सर, 75, मतलब 7.5% का छूट है। तो बिक कितने में रहा है दोस्तों, यहाँ पर बिक रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 92.5% का, 92.5%। तो इसको आप 100 से भाग कर देंगे,
परसेंट हटाएंगे, 100 से यहाँ पर भाग कर देंगे। ये तो आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ गया। ये क्या है दोस्तों? सेलिंग प्राइस है। लेकिन हमें क्या निकालना है? सीपी क्रय मूल्य निकालना है। बात क्लियर? तो यहाँ पर 10 रुपये का छूट, 10 रुपये का कैशबैक है, और 10 रुपये का कैशबैक देने के बावजूद भी 5 रुपये का लाभ अर्जित कर रहा है। तो यहाँ पर कितना अतिरिक्त हो रहा है? यहाँ पर 10 + 5, तो 15 रुपये अतिरिक्त यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो इसको भी आप यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ से आप क्या करिएगा? 15 रुपये यहाँ से और कम कर देंगे दोस्तों। अब ये आपका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा दोस्तों 925, यानी 0.925 यक्स माइनस 15 यानी 15। आपका जो शुद्ध है यहाँ पर क्रय मूल्य होगा ये आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है? बोल दीजिए एक बार, सभी लोग बता देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए सर, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे। बोलिए भाई। यहाँ पर क्या है? इतना में तो बिक रहा है। अब इतना में बिकन रहा है, जिसमें भी 10 रुपये का छूट भी इसी में शामिल है और 5 रुपये का लाभ भी शामिल है। तो यानी 15 रुपये इसमें शामिल है इस सेलिंग प्राइस में। तो आप 15 रुपये को घटा देंगे तो आपका शुद्ध जो क्रय मूल्य आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो अगला प्रश्न देखिए भाई। चलिए सर, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, करेंगे इसको जल्दी से फटाफट। एक निश्चित राशि में से 15% और फिर शेषफल में से 25% घटाने के बाद भी 4335 रुपये शेष बचते हैं। मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, मूल राशि की बात किया जाए तो मूल राशि अगर यक्स मान रहे हैं। अब मूल राशि अगर यक्स है तो इसमें से 15% और फिर शेषफल में से आपको घटाना कितना है? शेषफल में से क्या घटाना है? 25% घटाने के बाद भी यहाँ पर शेष 4335 बचता है। तो देखिए इसको ऐसे लगाइए। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर गौर से समझेंगे। मान लेते हैं कि जो मूल राशि है यक्स थी। मूल राशि क्या है? यक्स है। अब इसमें से 15% का, यहाँ पर 15% कम किया गया इसमें से, यानी 15% घटाया गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15% घटाएंगे तो भाई कोई भी राशि 100% होती है, उसमें से 15 अगर कम कर रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना? 85। तो यक्स का 85। अब ये शेष राशि बची हुई है। अब इस शेष राशि में से भी 25% घटा दे रहे हैं। तो अब कितना बच जाएगा? इसका 75%। कितना बच जाएगा यहाँ पर? 75%। ठीक है, 75%। अब इतना होने के बावजूद भी 4335 रुपये यहाँ पर शेष बच रहे हैं। तो ये 4335 के हो जाएगा बराबर। ये 4335 के दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बराबर। आप काटेंगे, इसको काट पीट करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 5 से काटेंगे 17 पाँचे 85। इसको आप 5 से काट देंगे, अगर इसको अगर आप 5 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 से काटेंगे तो 5 बीसहिया में 100, 20 बार में कट जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप इसको 17 से काटते हैं तो 17 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा यहाँ पर? पहले 3 से काटिए, यहाँ पर 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15 हो जाएगा। अब वापस 17 से अगर इसको काटेंगे तो ये 85 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 85 बार में। तो आपको यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर हो जाएगा क्या? यक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 85 गुणे 20 गुना 4, यानी 20 चौको 80 हो जाएगा। 20 चौक 80। तो इसका जब आप गुणा करेंगे दोस्तों तो जीरो हो जाएगा यहाँ से। 8 5 40 के जीरो हासिल का 4, और 8 अठाएँ 64, 4 68 हो जाएगा। ठीक है, 64 4 68, यानी इसकी जो मूल राशि है दोस्तों वो 6800 है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 6800 रुपये। क्लियर है? बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए। इसको लगाइए दोस्तों, इस सवाल को लगाइए।
देखिएगा, एक आदमी का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, जिससे उसकी नई बचत पिछले बचत का 2.5 गुना हो जाए। चलिए, अब आप लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग इसको ज़रूर लगाइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये सवाल बताने वाला हूं कि कैसे शॉर्टकट तरीका इसका क्या होगा, कैसे आप लगा पाएंगे। पहले आप खुद से प्रयास करिए दोस्तों, ठीक है भाई। तो पहले आप खुद से भी प्रयास करिए, क्योंकि अब आप लोग 69वां सेट कर रहे हैं, 68 सेट कर चुके हैं दोस्तों। आपके अंदर भी कुछ डेवलप हो ही गया होगा, ठीक है भाई। तो आप लोग सर इसको ज़रूर प्रयास करिएगा कि कैसे लगाना है, क्या इसका आंसर आ सकता है। ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर बताइए। यहाँ पर दिया जा रहा है कि ए किसी कार्य का 80% 20 दिन में पूरा कर सकता है, फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए भैया, यहाँ पर ए की बात करें, ए के लिए क्या टर्म यहाँ पर बोला गया है, क्या कंडीशन है, 80% कार्य जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। 80% कार्य, 80% का मतलब क्या होता है, 20 चौक 80, तो 20% का मतलब 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5। ये इतना काम करने में उसको 20 दिन का समय लगता है। तो भैया एक काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो एक काम पूरा करने में उसको 5 पचे 25 दिन का समय लग जाएगा, 25 दिन का समय, ठीक है। 25 दिन का समय लगेगा पूरा एक काम करने में। ए को पूरा काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो 25 दिन का समय लगेगा। अब कहा है कि फिर बी ए के साथ जुड़ता है और शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। अब शेष कार्य कितना बचा है दोस्त, अब शेष कार्य यहाँ पर क्या बचा है, 40, माफ़ कीजिएगा 20%, 20%। तो 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5। अब 1/5 काम करने में 3 दिन लगते हैं, तो 3 5 15 दिन यहाँ पर हो जाएगा। ये कब होता है, जब बी ए के साथ जुड़ता है, मतलब ए और बी दोनों लोग जब मिलके काम कर रहे होते हैं तब। कितना दिन लगता है, 3 5 15 दिन का समय। क्लियर है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी, बताइए सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है आपको समझने में। अब आपको क्या करना है, दोनों का लघुत्तम ले लेना है। दोनों का लघुत्तम जो होगा टोटल कार्य निकल जाएगा यहाँ पर। तो 25 तिया 75, यानी इसका जो लघुत्तम आएगा दोस्तों 75 आ जाएगा। 25 तिया 75, 15 5 75, 5 बार में कैंसिल। आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बी का क्षमता पता होना चाहिए। तो टोटल कार्य क्या है यहाँ पर, 75 है, 75। अब यहाँ पर बी अकेले कार्य करेगा तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी भैया, अकेले ए की क्षमता 3 है और ए और बी की क्षमता 5 है, तो इसका मतलब बी की क्षमता क्या रही होगी, 2 रही होगी। बोलिए, बी की क्षमता क्या रही होगी दोस्तों, तो 2 रही होगी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 2 की क्षमता से कार्य करेगा तो इतने दिन का समय यहाँ पर लगेगा, ठीक है। 2 की क्षमता से कार्य करेगा तो इतने दिन का समय लग जाएगा। तो अगर आप इसको काटेंगे, अगर आप इसको काटते हैं दोस्तों, तो कितने बार में जाएगा भैया, 2 3 6, एक बचेगा, 2 7 14, एक बचेगा, 2 7 14, एक बचेगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। 37 सही 1/2 दिन का समय लगेगा दोस्तों, ठीक है भैया, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा 37 सही 1/2 आएगा। यहाँ पर सही कर लेंगे, यहाँ पर 37 सही 1/2 है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। ये इसका राइट आंसर है। बात क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। सर अगला प्रश्न आपके सामने दिया जा रहा है, तो इसको आप लोग लगाइए, इसको वो लगाइए दोस्तों।
10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। अब घनाकार है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घन का विकर्ण जो होता है वही अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो इसका विकर्ण निकालेंगे, क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस चौड़ाई क्या है दोस्तों 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 36, और प्लस 8 मीटर ऊंचाई है हाइट, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ पर 64, 36, 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 200 हो जाएगा। तो 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 गुना 2 लिख सकते हैं, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ 2 कड़ी के अंदर रह जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 10 करनी में 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 10 करनी में 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसको लगाइए। एक पिज्जा के लिए पनीर और सॉस का अनुपात 1 कप से 1/2 का है। यहाँ पर पिज्जा है, PZ लिख रहे हैं, और यहाँ पर पनीर है, तो इसके लिए हम PN लिख दे रहे हैं, PN पनीर के लिए। यहाँ पर पिज्जा के लिए पनीर और सॉस है, माफ़ कीजिएगा, पिज्जा बनाना है तो पनीर और सॉस लेना है हमें ना। तो यहाँ पर पनीर ये हो जाएगा P, सॉस के लिए यहाँ पर यस लिख दे रहे हैं। बात क्लियर, चलिए आगे समझिए। तो यहाँ पर पनीर क्या है 1 कप ले रहे हैं, तो सॉस क्या ले रहे हैं 1/2 कप ले रहे हैं, यहाँ पर 1/2 कप। तो इसका निकालना है अनुपात। अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का गुना 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 संबंधी 1, 2 संबंधी 1 हो जाएगा। यानी अगर पनीर 2 अनुपात है तो पिज्जा क्या है दोस्तों, आधा यानी 1 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 किलो सॉस का उपयोग किया, सॉस का कितना उपयोग कर रही है 15 किलो। ठीक है, तो उसने उन पिज्जा बनाने में कितना कप पनीर का उपयोग किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 1 का मान 15 है तो यहाँ पर 15 गुना है, तो आपको इसको भी क्या कर देना है 15 गुना कर देना है, इसको भी 15 गुना, यानी 15 दूना 30 कप पनीर की कितनी आवश्यकता हो जाएगी, 30 कप की आवश्यकता हो जाएगी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया है आप लोगों को। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए प्यारे दोस्तों। चलिए सर आप लोग जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या होगा। अब इस सवाल में बोला जा रहा है कि एक साइकिल चालक 2 घंटे में 30 मिनट में 20 मील, 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है। मील प्रति घंटे में औसत दूरी ज्ञात कीजिए। औसत दूरी निकालना है मील प्रति घंटा में, तो कुल दूरी बटे कुल समय आपको लेना है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गौर से समझेंगे भाई। यहाँ पर 20 मील है और यहाँ पर 10 मील है, टोटल कितना मील हो गया, तो 20 + 10 30 मील, बटे समय कितना लग रहा है यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का समय यहाँ पर लग रहा है, और 1.5 घंटे का समय यहाँ पर लग रहा है। यह 2 सही 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2, और प्लस का 1 प्लस का 1/4, 4 × 4 = 5/4, 5/4। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है। पहले आप नीचे वाले को हल करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 30 बटे, यहाँ पर आप 2 से गुना कर देंगे नीचे ऊपर, तो हर हो जाएगा बराबर। और जब हर हो जाएगा बराबर तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 15 हो जाएगा यहाँ से। अब बटे नीचे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये जो 4 है दोस्तों यहाँ से हटेगा, चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से 4 हटेगा और चल जाएगा ऊपर। 15 से भाग कर देंगे, 15 दूना 30 और 2 चौको 8 हो जाएगा।
2 चौको 8, तो 8 मील प्रति घंटा इसकी औसत गति हो जाएगी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए भैया, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। कौन कौन है? तो एक साक्षी है और एक कोमल है। साक्षी और कोमल, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। ठीक है, फिर आगे कहा है कि कोमल उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकती है। अच्छा भैया, अगर कोमल की बात किया जाए तो कोमल जो है अकेले वह उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकती है, कर सकती है। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु साक्षी ने 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। कार्य के पूर्ण होने में कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना दिन को टोटल यहाँ पर लग जाता है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये निकाला जाएगा टोटल काम क्या है, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा टोटल कार्य। तो यहाँ से 22 पंजे 110 हो जाएगा यहाँ पर लघुत्तम। तो 10 11 इसकी क्षमता हो जाएगी, तो 22 पाँचे 10, 110 यहाँ पर 5 क्षमता इसकी हो जाएगी। अगर कोमल की क्षमता 5 है दोस्तों, अगर यहाँ पर कोमल की क्षमता 5 है, साक्षी प्लस कोमल की क्षमता 11 है, तो साक्षी की क्षमता क्या रही होगी, तो 6 रही होगी, इसकी 6 रही होगी। यहाँ पर दिया गया है उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद साक्षी 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ देती है। तो अगर 3 दिन तक साथ मिलके काम करते हैं 11 की क्षमता से, तो कितना काम कर दिए, 11 3 33 काम कर दिए दोस्तों। 110 काम टोटल था, जिसमें से 33 काम हो चुका है, तो कितना काम अभी भी शेष बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए 10 में से 3 गया तो 7 बच जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 बच जाएगा, यानी 77 काम अभी भी क्या है, तो यहाँ पर शेष बचा हुआ है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अब तो यहाँ पर साक्षी काम करना छोड़ देती है और कोमल ने अकेले शेष कार्य पूरा करती है। अब ये 77 काम जो शेष बचा है इसको कोमल करती है भैया। तो कोमल 5 की क्षमता से काम कर रही है, तो कितने दिन का समय ले लेगी यहाँ पर, 5 एक कम 5, 2 बचेगा, 5 पचे 25, 2 बचेगा, यानी 15 सही 2/5 दिन का समय शेष कार्य को करने में ले रही है कोमल। लेकिन टोटल समय पूछा है, कुल दिनों की संख्या पूछा है, तो सर यहाँ पर 3 दिन पहले भी काम की है। ठीक है, 3 दिन पहले भी काम हो चुका है, तो 3 इसमें प्लस कर देंगे, 15 3 18 हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, 15 3 18 ही होगा, 15 3 18 होगा दोस्तों। ठीक है, 15 3 18 होगा, चलिए सही है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे मिश्र भिन्न में नहीं दिया है, तो आप इसको मिश्र भिन्न में मत लिखिए। इतना दिन का समय लग रहा है और 3 दिन और इसमें पहले ही काम हो चुका है, 3 इसमें जोड़ देंगे, 77 में बटे 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 या 15, 15 यहाँ पर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 7 5 12 के 2 हासिल का 1, 7 1 8 1 9, इधर 92 बटे कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, 92 बटे 5 दिन, 92 बटे 5 दिन टोटल समय लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना पाएंगे अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने से गुजर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए सर इसको लगाइए। इस सवाल को सर लगाएंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बैंक 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 3,200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ग्राहक को ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? बोलिए सर, कितनी राशि कितनी राशि प्राप्त होगी, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर कहा गया है कि एक बैंक में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। इन जो ब्याज लगता है क्या होता है, वह अर्धवार्षिक रूप से लगती है। तो एक ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 3200 रुपये जमा करता है, यानी मूलधन क्या है 3200 रुपये है। वर्ष के अंत में ग्राहक को ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। अब देखिए 2 बार यहाँ पर पैसा जमा करता है, एक तो 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। अब 1 जनवरी से अगर पैसा जमा करेगा तो पूरे 1 साल हो जा रहे हैं, 12 महीने हो रहे हैं, यानी 12 महीने में कितने छमाही, 2 छमाही होगा। तो यहाँ पर दर जो है 10% है, तो आधा हो जाएगा 5%। तो यहाँ पर 5% के हिसाब से 2 छमाही है तो कितना पर ब्याज मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 + 5 + 5 × 5/100। यहाँ पर सक्सेसिव ब्याज होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10, यानी 10.25। भाई 5 × 5 = 25 में भाग करेंगे 10.25 हो जाएगा, तो 10.25 हो जाएगा। यहाँ पर इतना % ब्याज मिलता है जब वह 1 जनवरी को जमा करता है, यानी 1 साल जमा करता है, 2 छमाही हुआ। 1 जुलाई को जमा करता है पैसा, तो 1 जुलाई से अगर जोड़ेंगे आप देखेंगे 6 महीना हो रहा है, यानी 1 छमाही हो रहा है। तो यहाँ पर 5% और ब्याज मिलेगा। टोटल कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 1 छमाही का ब्याज क्या है 5% है, तो 5% यहाँ पर ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज की बात करेंगे अगर, तो टोटल ब्याज जो होगा दोस्तों 10.25 आप +5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15.25। इतना % यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। ये टोटल ब्याज यही मिल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर रुपया कितना है 3200 रुपये है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 3200 रुपये टोटल जमा करता है, यानी मूलधन क्या है 3200। 100% का मान 3200 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आपको निकालना है 15.25% का, तो इसमें 32 से कर देंगे गुना, 32 से क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 32 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप गुणा भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। गुना करिए दोस्तों, क्या आएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों या तो आप 32 से गुना करिए, या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो डिजिटल सम कैसे लगाते हैं इस बात को समझा रखे हैं हमने आपको पहले ही। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 1 6 होगा, भैया जोड़ के आपको 9 बनाना है। 5 5 5 2 7 1 8 5 13, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 2 5 हो जाएगा, 5 चौको 20 होगा। डिजिटल सम दोस्तों इसका क्या हो जाएगा 2, इसका डिजिटल सम 2 होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आएगा वही इसका राइट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 + 8 16 4 20, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए 6 6 12 5 17, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। ये तो नहीं होगा सही, ये तो 9 हो रहा है डिजिटल सम, यानी 0 हो रहा है, तो इसका डिजिटल सम 0 है, ये तो आंसर नहीं होगा। 8 2 10 5 15 15 का मतलब यहाँ पर 6 होगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है, पहला ऑप्शन का, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, बताइए समझ में आया, बोलिए सर समझ में आ गया है। चलिए, तो डिजिटल सम जो कंसेप्ट है बेहतरीन सा कंसेप्ट है दोस्तों, आप लोग उसे ज़रूर समझिए, सीखिए कैसे उसको अप्लाई करना है। हमने हर सेट में लगभग बताया है, तो आप लोग अगर डेली बने हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। चलिए ये सवाल दोस्तों आप लोग बताएंगे करके इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऊपर बोर्ड मास का नियम लगाना है, नीचे बोर्ड मास का नियम लगाना है, दोनों को भाग करेंगे तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कर पाएंगे दोस्तों, बोलिए सर कर पाएंगे आप लोग कि नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इसको करिए भाई, इस सवाल को लगाइए सर। 5000 रुपये पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए सर बताइए, अगर 5000 मूलधन है यानी 100% का मान क्या है, तो आप देख पा रहे हैं सर 100% का मान यहाँ पर 5000 है।
100% का मान 5000 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, तो 1% का मान सर यहाँ पर हो जाएगा 50 रुपये। 1% का मान क्या हो जाएगा सर, तो 1% का मान यहाँ पर हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, 1 वर्ष के लिए और वार्षिक अर्धवार्षिक के लिए। ठीक है, अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 4% के हिसाब से, तो यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4% वार्षिक के रूप से। अर्धवार्षिक निकालेंगे तो यहाँ पर 4% का आधा कर देंगे, यानी 2%, तो 2% यहाँ पर ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर 2 छमाही हो जाएगा 1 वर्ष में, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगा देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 2 प्लस का 2 प्लस का 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 कर देंगे। ठीक है, बट्टे में 100 हो जाएगा, क्लियर। अब 2 2 4 यहाँ से हो जाएगा 4 2 दूनी 4 यानी 0,4। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, 4 और 4 में अंतर बताना है कितना का है, तो 0.04 अंतर आ रहा है, 0.04 अंतर है। ठीक है, 0.4 अंतर है, इसी का इतना परसेंट का अंतर है, इतना ही परसेंट का मान आपको बताना है। भाई 1% का मान अगर 50 है तो इतने परसेंट का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें 50 से कर देंगे गुना, 50 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या होगा 0, 5 चौको 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौको 20। दशमलव कितने स्थान पर लगाएंगे दोस्तों, तो 0.2 स्थान पर लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा 2 रुपये। 2 रुपये ब्याज में जो अंतर है कितने रुपए का है दोस्तों, तो 2 रुपये का अंतर है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बोलिए सर आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया, बताइए एक बार। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए सर। गीता और राधा के धन का अनुपात 7 संबंधी 15 है। गीता है और कौन है, तो राधा है। इनके धन का जो अनुपात है वह 7 संबंधी क्या है, 15 दे रखा है। 7 संबंधी 15 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए, और राधा और सविता के धन का अनुपात 7 संबंधी 16 है। भाई राधा और सविता, यहाँ पर सविता भी है, राधा और सविता के धन का अनुपात क्या है, 7 संबंधी 16। अगर राधा का अनुपात यहाँ पर 7 है तो सविता का अनुपात क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर ये अनुपात दे रखा है दोनों के बीच में। ठीक है, यदि गीता के पास 980 रुपये हैं तो सविता के पास कितना धन है ये बताना है। तो यहाँ पर तो दोस्तों आ जाएगा 15, इधर तो 15 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ दोस्तों 7 आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 साते 49 हो जाएगा, 15 साते 105 हो जाएगा, और 16 पाँचे 80 के 0 हासिल का 8 है, 16 8 24 यहाँ से हो जाएगा, यानी 240 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये अनुपात में ही है, ये किस में है, ये अनुपात में है दोस्तों, ये अनुपात में है। अब यहाँ पर देखेंगे गीता का जो अनुपात है 49 है, गीता के पास कितना पैसा है, तो 980 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 49 अनुपात का मान कितना है, तो 980 रुपये है, 980 रुपये है। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 49 दूना 98, एक अनुपात का मान हो जाएगा 20। एक अनुपात का मान क्या होगा, तो 20 हो जाएगा। तो सविता के पास कितना है भैया, यहाँ पर देखिए सविता के पास कितना अनुपात पैसा है, 240 है, तो 240 अनुपात का मान निकाल देंगे। 240 अनुपात का मान निकालेंगे, एक अनुपात का मान 200, एक अनुपात का मान दोस्तों 20 है, 240 का मान क्या हो जाएगा, 20 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 2 0 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 4800 हो जाएगा। ठीक है, 4800 चौथा ऑप्शन में दिया गया है, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए सर कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बता देंगे आप लोग। चलिए
हाँ जी, इस सवाल को बनाएंगे आप लोग भाई, इस सवाल को बनाएंगे। प्रश्न नंबर 16 जो आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग करके बताएंगे जल्दी से। एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट का समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की गति तेज लोकल ट्रेन की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की गति बताइए क्या है। धीमी लोकल ट्रेन की गति बताना है दोस्तों। चलिए, अभी कितना दूरी तय करना है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में से धीमी ट्रेन की जो गति है दिया गया है, आप मान लीजिए ये जो है इसको मान लीजिए सही है आंसर। तो यहाँ पर 30 जो है 30 किलोमीटर है। इसको अगर आप भाग देंगे यहाँ पर तो 30 दूना 60 यानी 2 घंटे का समय लग रहा है। किसको बताइए, धीमी ट्रेन को। अगर धीमी गति जो ट्रेन चल रही है उसको 2 घंटे का समय लग रहा है तो यहाँ पर 60 किलोमीटर की दूरी को ही अगर तेज गति वाली चलती है भैया, तो तेज गति वाली जो ट्रेन है उससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है 30 धीमी गति की ट्रेन का। तो तेज गति वाली का क्या हो जाएगा, अगर धीमी गति का चाल 30 है तो तेज गति वाले का क्या हो जाएगा चाल, 30 20 50 हो जाएगा। बोलिए 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 5 एक कम 5 दशमलव 1 बचेगा, 5 दूनी 10। यहाँ से तो आ रहा है कितना, 1 घंटा 20 मिनट आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि हमें अंतर जो लेना है वह 30 मिनट का आना चाहिए। अंतर कितने मिनट का आना चाहिए, 30 मिनट का। ठीक है भाई, अंतर जो है 30 मिनट का आना चाहिए। अब यहीं पर हम कहते हैं भाई कि यहाँ पर इसको हम मानते हैं सही है 40। तो देखिए कितना हो रहा है यहाँ पर, 2 से भाग 4 से भाग करेंगे 4, 2 से काटेंगे अभी 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ से दोस्तों 1.5 घंटे का समय लग रहा है, यहाँ से 1.5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, 1.5 घंटे का समय यहाँ पर लग रहा है, 1.5 घंटे का समय यहाँ पर लग रहा है भाई। धीमी गति का जो ट्रेन है वो 1.5 घंटे समय ले रही है। अब यही 60 किलोमीटर की दूरी जो है, अगर तेज गति वाली ट्रेन चलती है तो ये तेज गति का जो ट्रेन है 20 से ज़्यादा होगा इससे, तो 40 20 60 लगेगा, यहाँ पर 60 का स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 1 घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे का। ठीक है, यहाँ से इसको 1 घंटे का समय लगेगा। तो इनके बीच का अंतर क्या है, तो आधा घंटा का है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है धीमी जो लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है, 30 मिनट कम समय ले रही है तेज गति वाली ट्रेन। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से दोस्तों आप उल्टा चलकर ऑप्शन से भी आप सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया है ना। हाँ जी, इसको लगाइए। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। यदि कुल समय 6 घंटे लगता है तो 2 स्थानों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको दूरी ज्ञात करना है तो इसका बेहतरीन सा तरीका ये होता है, दोनों चालों का गुणनफल, यानी पहला चाल गुणे दूसरा चाल कर देंगे यहाँ पर, पहला चाल गुणे दूसरा चाल, ठीक है, बटे दोनों चालों का योग। तो दोनों चालों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 8 4 12 के 2 हासिल का 1 2 1 3 1 4, 420 हो जाएगा। अगुणे समय, समय क्या है तो 6 घंटे हैं बस। अब यहाँ से जो कटने वाला है काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे 1, 6 से काटेंगे 6 7 42 यहाँ पर हो जाएगा। और 18 चौक 72, 0 तो रहबे करेगा, 18 चौक 72 के 2 हासिल का हो जाएगा 7, 18 दूना 36, 36 और 7 क्या हो जाएगा 36 में आप 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा यहाँ पर, 43 बटे 7, बटे में 7।
ठीक है। तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 छक 42, शुरुआत 6 से होगा, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन तो कट गए। 7 छक 42 बचेगा 1, 7 एकम 7, 6 के बाद 1 आएगा, 6 के बाद 5 नहीं आएगा, 6 के बाद 1 आएगा, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस इतना आपको करना था। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए सर, इस सवाल को बनाइए आप लोग। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24, 18, 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो बनने वाले घनों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, जब भी कोई 3D फिगर है, 3D आकृति है, अगर आप उसको पिघलाकर जब कोई दूसरा आकृति बनाते हैं तो उसका आयतन हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो दोनों का आयतन यहाँ पर बराबर कर देंगे। बड़े घनाभ, यहाँ पर घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का आयतन LBH बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, A का क्यूब हो जाएगा। A का क्यूब, कितने घन बन रहे हैं, मान रहे हैं कि यहाँ पर n घन बन रहे हैं, तो n से गुना कर देंगे। तो ये टोटल घन का आयतन, ये टोटल घन का आयतन, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ से मान रख देंगे 24, L का मान क्या है 24, चौड़ाई क्या है तो सर 18 है, ऊंचाई क्या है तो 12 है, ऊंचाई 12 है, बराबर। साइड यहाँ पर जो घन बनाया गया है, प्रत्येक घन की जो भुजा है वह 6 सेंटीमीटर है। तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, कितने घन बन रहे हैं सर, यहाँ पर n घन बन रहे हैं, तो n से गुना हो जाएगा बस। अब देखिए यहाँ पर 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 से काटेंगे 6 चौको 24, ठीक है। अब यहाँ से 4 तिया 12 दूना 24, तो n का मान क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो कितने घन यहाँ पर बने हैं, कितने घन बनेंगे, 24 घन बन जाएंगे दोस्तों। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 24 घन टोटल बनेंगे। चलिए इस सवाल को लगाइए, इसको बनाइए। संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, यहाँ पर संख्या क्या है, 73 है, ठीक है, 73 है, 115 है, 115 है और 185 है, 185 है, ठीक है। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 73 को भाग दें, 115 को भाग दें और 185 को भाग दें तो समान शेषफल बचता है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर तो 14 दिख रहा है। तो अगर 14 से भाग करते हैं तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 14, आप ऑप्शन से हल करिए भाग देकर, 14 5 70, रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचेगा। 14 से भाग करेंगे तो 14 8 112 हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी शेषफल 3 बच रहा है। 14 से भाग करेंगे, 14 एकम 14, 4 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 45, 14 तो यहाँ 42, 3 45, यहाँ भी शेषफल 3 बचेगा। यानी हर एक दशा में आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर हर एक दशा में शेषफल 3 ही बच रहा है जब आप 14 से भाग कर रहे हैं। और यहाँ भी बोला है कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचती है, तो आंसर भी इसका 14 सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 14 ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा आज के सेट का। करिए इसको। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के लिए वह किस गलत वजन का उपयोग करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। भाई 1 ग्राम का दाम 1 रुपये है, ठीक है। 1 ग्राम का दाम 1 रुपया मान लेते हैं, जितना ग्राम उतना ही रुपया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 25% का लाभ है दोस्तों, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो अगर उसका CP की बात करें, CP जो है यानी क्रय मूल्य जो है वह 4 अनुपात है,
तो उसका एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 1 रुपया ज़्यादा 1 अनुपात ज़्यादा 5 हो जाएगा। बिक रहा है 5 में, यानी 5 अनुपात में बिक रहा है कितने में, 1000 में दोस्तों। तो 1000 यहाँ पर 5 अनुपात का मान 1000 हो जाएगा, 5 अनुपात का मान 1000 हो जाएगा। तो कितना गुना है यहाँ पर, 200 गुना है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 गुना ये भी हो जाएगा यहाँ पर, 200 गुना ये भी हो जाएगा। तो 2 चौको 800 हो जाएगा, यहाँ से 2 चौको 800 हो जाएगा। 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपया। तो 800 रुपये है तो कितना ग्राम हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। तो वही पूछा है कि 1000 ग्राम के लिए वो किस अनुपात, किस गलत वजन का उपयोग करता है। भैया वह 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम देने की जगह है वह 800 ग्राम का ही बटखरा वजन का प्रयोग करता है। तो 800 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 20 प्रश्न दोस्त हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि इन 20 प्रश्नों में से आपने खुद से कितने प्रश्न बना पाए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है आज के लिए आज का आपके लिए अगला प्रश्न। यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आज का सवाल ये है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। और वीडियो को जाते जाते दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग पहली बार से जुड़े हुए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए दोस्तों। ठीक है, फिर कल हम लोग मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।